स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 11 के टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स के साथ साथ आपके जो टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जबकि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वो 12 का पार्ट है। ठीक है, तो लिमिट्स में हम लोग सब कुछ सीखेंगे, लिमिट खत्म होगा, फिर हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ओके। लेकिन अगर कंपटीशन वाले हो तो आपको दोनों एक साथ पढ़ना होगा। लिमिट के बाद जस्ट वीडियो आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ही देखना है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि लिमिट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, ऐसे कौन से कैलकुलस में टॉपिक है जहाँ पे इस टॉपिक का यूज होता है लिमिट्स का। ठीक है, तो जैसे यार हम लोग के पूरे कैलकुलस में जो चैप्टर है मैं उनको काउंट कराता हूँ। जैसे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दो टॉपिक तो यही हो गए, लिमिट के बाद ही जस्ट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आता है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो हमने सिर्फ उस समय आपको फॉर्मूला बताया था कि ये इसका फॉर्मूला है, मैंने वहां पे आपको रीजन नहीं बताया था कि ये क्यों है। sin x का क्या कारण है कि डिफरेंशिएशन cos x ही होता है। तो इन सब का डिसीजन हम लोग लिमिट चैप्टर्स के थ्रू देखते हैं कि sin x का क्यों cos x ही होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस जो अभी हम डिफरेंशिएशन की प्रूविंग की बात कर रहे हैं वो हम लोग जब ये टॉपिक खत्म होगा तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन के साथ हम लोग समझ लेंगे। अब बात करते हैं और क्या क्या चैप्टर हो सकते हैं। जैसे हम लोग सीक्वेंस सीरीज में कई जगहों पे इनफाइनाइट टाइम तक सम ऑफ सीरीज पूछा जाता है, तो वहां पे भी समटाइम्स इस टॉपिक का यूज होता है। हमने सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया भी था, मैंने बताया था कि लिमिट में बताऊंगा, तो वो चीज यहाँ पर भी। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिमिट हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 80% होगा। अब बात करते हैं 20% क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो 20% है ये आप कैलकुलस के कुछ सब टॉपिक सीखोगे। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम सिखाएंगे तो वहां पे एक लेबनिज थ्योरम आता है जहां पे यूज करके हम लोग लिमिट भी फाइंड करते हैं आफ्टर डेरिवेटिव समथिंग। ओके, जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि आप मैंने ये पढ़ा दिया सिर्फ लिमिट आप पढ़े हो और आप सारे क्वेश्चन लगा लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लिमिट 100% जब खत्म होगा तब जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन भी अच्छे से पढ़ लोगे तब जाकर आपका लिमिट 100% फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिमिट में सिर्फ हम लोग 80% की बात करेंगे और ठीक है, ये जो लिमिट पढ़ रहे हैं इससे हमारे मेंस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एडवांस में थोड़ा सा लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन से मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 11th वाला से ही काम बन जाएगा अपना। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिमिट होता क्या है। ठीक है, इनका क्या क्या यूज है वो सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ लुक इट। सबसे पहले कुछ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ कहानी सुननी है कि क्या क्या है। जैसे मैं 2 एग्जांपल दूं, जैसे मान लिखा हूं fx इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर। ठीक, देन फाइंड f3। एक एग्जांपल ये दिया है, कुछ नहीं लिखना है, लिखने वाला स्टेप हम बताएंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया हूं लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, बोले तो एक्स स्क्वायर। ठीक, ये 2 मैंने एग्जांपल दिया। तो इसे पढ़ते हैं LIM। तो लिमिट्स पूरा होता है LIMITS, जैसा कि आप देख सकते हो लिमिट्स की स्पेलिंग, लेकिन सिंबल के तौर पे सिर्फ हम लोग शुरुआत के 3 स्पेलिंग का यूज करते हैं LIM। जैसे याद करो लॉगरिथम, तो वो तो पूरा बड़ा सा नंबर लिखा है, लेकिन यूज करने के लिए सिर्फ शुरुआत के 3 नंबर लेते हैं LOG। ठीक है, जैसे कोसाइन, उसको शॉर्टकट में हम लोग कॉस बोलते हैं, शुरुआत के 3 एलिमेंट लेते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 ही एलिमेंट लिया जाए। ठीक है, बस ऐसे बोल रहा हूँ। तो वो तो मैथमेटिकल जो भी क्वेश्चन ये सब फॉर्म करते हैं वो सब खुद डिजाइन कर लेते हैं कि इसको शॉर्टकट में क्या रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे लिमिट x, और ये जो एरो बना है इसे पढ़ेंगे टेंड्स। अभी मैं सब लिखवा दूंगा, सिर्फ आपको सुन लेना है। लिमिट x टेंड्स टू 3। टेंड्स के नाम से एक चीज डिस्कशन निकल के आता है, एक निष्कर्ष निकल के आता है। वो क्या है कि x जो है 3 के तरफ टेंड कर रहा है। टेंड मतलब पहुंचने का प्रयास कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं है। ठीक है, तो इस एरो का मतलब अभी हम और अच्छे समझाएंगे। पहले हम इन दोनों का मीनिंग समझते हैं, क्या निकल आता है रिजल्ट्स।
तो जैसे लिखा है देन फाइंड एफ ऑफ 3। तो देखो यार, इस तरह क्वेश्चन हम लोग फंक्शन में किया गया था। ये बेसिक एग्जांपल है कि एफ एक्स है तो सिर्फ एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या रखा गया है 3, तभी ये बन पाएगा। तो अगर इसमें हम पुट कर दें जहां जहां एक्स है वहां 3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा क्या f3 एंड 3 की स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब है f3 इक्वल टू 9 का मीनिंग है मीन्स वैल्यू ऑफ fx at x इक्वल टू 3 इज 9। ये इसका मतलब है, यानी कि इस फंक्शन में हमने x की जगह पे 3 रखा तो वो किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू 9। पूरा अच्छे से लिख दे, ठीक है। पहले मीनिंग समझो, उसके बाद हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे, अच्छे से पूरा नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक सिंपल से एग्जांपल दो कि भाई साहब आप f3 फाइंड करो। f3 फाइंड किया तो कैसे आएगा भाई, जब x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 रखा, 3 की स्क्वायर 9 आया, ठीक है। तो f3 इक्वल टू कितना आ गया 9 के इक्वल। तो f3 इक्वल टू 9 का मतलब क्या निकल के आता है, मीन वैल्यू ऑफ fx, इस fx की जो वैल्यू है x इक्वल टू 3 पे वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है 9 के इक्वल। तो इस मीनिंग का ये मतलब निकल के आता है। चलो अब बात करते हैं इसके सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में x को टेंस कराया गया है 3 की तरफ, तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 की स्क्वायर 9 आएगा। भाई वेरिएबल क्या है x है ना, जहां जहां x है वहां 3 रखना है, तो 3 की स्क्वायर क्या आएगा 9। तो वैल्यू तो ये भी रखा गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या इस आंसर में और इस 9 के आंसर में किस बात का डिफरेंस है, जबकि दोनों को फंक्शन तो सेम है, एक्स स्क्वायर दोनों रखा गया है, तो इसमें किस बात का डिफरेंस है। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। तो लॉजिक ये है कि जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ध्यान है यहाँ पे इक्वल टू लगा है, तो उसका आउटपुट इक्वल टू में ही आएगा। जैसे यहां देख सकते हो इक्वल टू 9, लेकिन आपने जो यहाँ पे x रखा है वो इक्वल टू थोड़ी लिखा है, यहाँ पे x इक्वल टू 3 का सिंबल थोड़ी है, ये तो 3 को अप्रोच कर रहा है, यानी 3 के आसपास है, यानी कि 3 से हल्का या तो ज्यादा हो सकता है या 3 से हल्का सा कम हो सकता है, एग्जैक्टली 3 नहीं है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग टेंस के नाम से शो कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन जस्ट है। मतलब ये जो अगर 3 यहाँ लिखा है नंबर लाइन पे, तो 3 के पास जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे या फिर राइट हैंड साइड से आओगे, मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं है, इस एरो का मतलब होता है 3 के पास जाने के 2 रास्ते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ 3 नहीं रखा है। इस एरो को पहले मतलब समझो यार, वरना कहोगे 3 तो रखा गया है, पहले इस एरो का मतलब समझो। इस एरो का मतलब है कि 3 के आसपास के क्वांटिटी, एग्जैक्ट 3 नहीं, 3 के आसपास का। तो ये 3 है तो आसपास का मतलब क्या है, या तो हल्का से ज्यादा हो सकता है जैसे 3.01, या फिर 3 से कम जैसे 2.9 है। जितना कम से कम और जितना जस्ट ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हो इस 3 के आसपास, ये सिर्फ वो नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करती है कि आपने तो एग्जैक्टली 3 रख दिया, तो अभी तो कह रहा हूं कि 3 के स्क्वायर अगर 9 आता है तो ये जो 9 होगा, ये जो 9 आ रहा है उसका क्या मीनिंग निकल के आता है मैथमेटिकली, कि इसका आंसर अगर 9 आया तो इससे क्या निकल के आता है मीनिंग, मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अप्रोचेस या टेंड्स टू 9। समझ में? इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का x टेंड्स टू 3 पे जो आंसर आया 9, वो इक्वल टू 9 नहीं है। इस पूरे लिमिट के क्वेश्चंस में यही मीनिंग चलेगा, ये इक्वल टू 9 नहीं है। ये क्या है, ये है अप्रोचेस वैल्यू, टेंड्स टू। लेकिन इसका आंसर कैसा था, इज इक्वल टू 9। इक्वल टू क्यों था, क्योंकि आपने जो x रखा था वो इक्वल टू में 3 रखा था, इसलिए इसका आंसर इक्वल टू में आया था। लेकिन आपने यहाँ पे इक्वल टू 3 नहीं कहा, ये 3 को अप्रोच यानी 3 को टेंड करने वाला x की वैल्यू रखा गया, तो इसलिए इसका जो आंसर आता है
वो 9 को टेंड्स करेगा। तो वही बात है, 9 को किस तरह टेंड कर सकता है, या तो लेफ्ट से 9 की तरफ जा सकते हैं या तो राइट से 9 की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा लिमिट का ये पूरा मीनिंग निकल के आता है इस पूरे मीनिंग बात में। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, f ऑफ 3, तो x के प्लेस पे 3 रखा गया, तो जब 3 हमने रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। तो क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू 3 रखा है, इसलिए इसका जो आंसर आया वो इक्वल टू में है। यहाँ पे है 3 को टेंड्स करने वाला x की वैल्यू, तो x की जगह जब 3 के आसपास की क्वांटिटी रखेंगे तो 9 के आसपास आएगा, नॉट एग्जैक्ट 9। लेकिन अब बात करें कि लिमिट का आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर वही होगा जो सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करने से आता है। लेकिन अपने माइंड में यहाँ पे आपको ये जरूर सोचना चाहिए हमेशा कि ये वास्तव में जो लिमिट के आंसर आते हैं, जो भी चैप्टर में जितने भी लिमिट क्वेश्चंस करेंगे, तो वो जितने भी आंसर आते हैं वो आसपास के आंसर्स होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। लेकिन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वही आंसर होता है लिमिट का जो सब्स्टिट्यूट यानी कि एक्स जगह पे रखने पे आता है। ठीक है, तो आंसर हमेशा 9 ही लिखेंगे, कोई भी लिमिट क्वेश्चन हो, लेकिन इस 9 का मतलब हमेशा वही रहेगा कि इसकी वैल्यू 9 को अप्रोच कर रहा है, टेंड्स कर रहा है, ये इसका पूरा मीनिंग होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये टॉपिक बहुत इजी है, आपको मजा भी आएगा, और मेंस में 100% करने वाला टॉपिक यही होता है, लिमिट्स। ठीक है, मतलब ये आता ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, एडवांस में एग्जैक्ट लिमिट पे आए ऐसी गारंटी नहीं है, वो किसी अनदर चैप्टर में यूज करा सकते हैं। आप देखते हो मेंस के क्वेश्चन में ज्यादातर कराता हूँ, रीजन यही है, वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़कर क्वेश्चन को कर पाना वो पॉसिबल नहीं है। वो लोग कई सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे अभी हम लिमिट पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर ले। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन जब आएंगे तो फिर वहां पे ही कराना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी हम लोग लिमिट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आईटी में आए हुए या मेंस में, लिमिट बेस्ड हम लोग करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टेंड्स टू का मतलब और इक्वल टू का मतलब में क्या अंतर होता है। इक्वल टू का मतलब होगा सीधे सीधे रख देना, जो आंसर आएगा वही इज इक्वल टू में होता है। लेकिन अगर एरो लिखा है तो एरो के बाद जो आंसर आता है वो उस नंबर को अप्रोच करने वाला होता है, टेंड्स करने वाला होता है। ठीक है, तो इसको अभी शायद नोट करना सही नहीं होगा, मैं एक बार पूरा डायलॉग लिख देता हूँ कि कब 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 क्या क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद उसको कॉपी करना, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं कोई खास। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे सब कुछ एक साथ लिख दिया हूँ, जो भी मीनिंग अभी समझाया था उसी बेस्ट हमने सब कुछ मीनिंग एक साथ कवर कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3, तो इस तरह से लिखा है कहीं भी, तो इसको पढ़ते हैं क्या है, मीन्स इसका मतलब है इस लुक का x, और ये जो एरो का सिंबल दिख रहा है इसी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे टेंड्स टू। उसके बाद जो भी लिखा हो, 5 लिखा होगा तो यहाँ 5 लिख के पढ़ेंगे, 7 होगा 7 लिखेंगे, -π/2 होगा तो -π/2 लिखेंगे, π/3 होगा तो π/3 लिखेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है एरो के बाद। मोस्टली जो हम लोग अगर 11th लेवल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो है x दिख रहा है वही दिखता है। आई थिंक अगर मैं बोलूँ तो 98% आपको क्वेश्चन में वेरिएबल x ही दिखता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आपके ये वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन देने वाला कैसा दिया डिपेंड करता है। ठीक है, यानी x जगह पे t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई अदर टाइप के वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम x पे पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ x ही होगा। ठीक है, तो ऐसा इस x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, बट अगर हम बात करें पूरे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द केसेस 98% आपको x ही दिखता है, तो बच्चों को लगता है कि यार सर क्या हमेशा x ही रहेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो एग्जामिनर डिसाइड करता है कि किस वेरिएबल पे आपको लिमिट पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया सब कुछ बातें कि x की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 जगह कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू 3। टेंड्स टू को एक अनदर लैंग्वेज में अप्रोचेस टू भी कहते हैं। अप्रोचेस वर्ड थोड़ा ज्यादा फील होता है कि 3 अगर यहाँ पे है तो टेंड्स का मतलब होगा या अप्रोचेस का मतलब होगा कि 3 के आसपास की क्वांटिटी, मतलब 3 के पास जाने के रास्ते कितने हैं, 2 है, या तो लेफ्ट से आओगे 3 के पास या तो फिर राइट से आओगे। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस टेंड्स टू अप्रोच का मीनिंग नंबर लाइन पे इस तरह से आप समझ सकते हो, बट इसका एक बहुत बड़ा रोल है, वो हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये सीखना है लिमिट क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है,
तो ये सिर्फ आपको समझना है कि इस शब्द का मतलब ये है कि एग्जैक्टली 3 नहीं रखा गया है। टेंस का मतलब होगा एग्जैक्टली नहीं, उसके आसपास की क्वांटिटी रखना। आसपास मतलब या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट हैंड साइड से। मतलब 3 से कम जैसे 2.99, 3 से जस्ट ज्यादा 3.01 टाइप का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका पढ़ने का तरीका। अब बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, इस प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, इस बड़ा सा नंबर में लिमिट x टेंड्स टू 3 अगर इस तरह दिया है तो इसका मतलब होगा कि वी हैव टू फाइंड दैट इफ x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 पे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, देन वेयर विल हैव ऑफ x स्क्वायर टेंड्स। हम ये चाहते हैं कि x अगर 3 को टेंड करे तो x स्क्वायर किधर को टेंड्स करे, x स्क्वायर किधर को टेंड करता है, ये हम चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब निकल गया, देखो 3 को अप्रोच कर रहा था तो हमने 3 रखा, 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो इस लिमिट का आंसर क्या निकल के आता है, इसका मतलब है मींस एज x टेंड्स टू 3, अगर x 3 को अप्रोच करता है तो जिस फंक्शन में रख रहे हो आप 3 तो वो अप्रोच करेगा 9 की तरफ। ध्यान रहे इसका आंसर भी अप्रोच ही करता है, लेकिन बात करें लिमिट का आंसर लिखते कैसे हैं, तो जो भी आएगा रखकर वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसके आंसर का मीनिंग आपको हमेशा फील कराएगा कि वास्तव में 9 तो आ रहा है, लेकिन ये आंसर 9 के अप्रोचेस वैल्यू है। लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे अप्रोचेस वैल्यू ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से सारी बातें हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब आइए देखते हैं, हम लोग सीखते हैं कि किसी भी लिमिट का जो आंसर होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो लिमिट का तो आप गारंटी दे सकते हो कि इतने टाइप से ज्यादा नहीं होने वाला है। मतलब एग्जैक्टली कितने टाइप्स के आंसर्स आते हैं लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, वो सब कुछ हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसको आप नोट कर लो। तो अब हम लोग बात करते हैं आंसर ऑफ लिमिट्स। किसी भी लिमिट्स के क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर किस तरह के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स लिखा हुआ है, स्टेप्स नहीं कहेंगे, 4 वैरायटी कहेंगे आंसर्स के। पहला आंसर किस तरह के हो सकते हैं, या तो लिमिट के जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के बाद इसको जो आंसर आएगा वो एनी रियल नंबर आ सकता है। रियल नंबर का बच्चों आपको पता होगा, तो उसको सेट के अकॉर्डिंग हम लोग माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे बोलते हैं, जबकि इन दोनों पे ओपन ही होता है। रियल नंबर का डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, सेकंड किस तरह का आंसर आ सकते हैं, या तो उसके आंसर इनफाइनाइट आते हो, ओके, या फिर उसके आंसर माइनस इनफाइनाइट आते हो, तो भी आंसर कहलाएगा लिमिट का। या लास्ट है डज नॉट एग्जिस्ट। इन चारों में अगर बात करें पॉपुलरिटी की, को कौन से वाले इसमें ऑप्शन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट दिखने को मिलेगा। और ये जो डज नॉट एग्जिस्ट है ये आपको आई थिंक थर्ड लेक्चर के बाद ही आई होप कहीं ना कहीं दिखने को आपको मिल सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट के ऑप्शंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो मोस्टली आपको फर्स्ट फॉर्मेट का ज्यादा ही दिखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि इसके नहीं दिखेंगे, दिखेंगे बीच बीच में, कभी कभी इसके भी मैं इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको फर्स्ट फॉर्मेट के आंसर ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक खास बात यहाँ पे ये है कि जो फोर्थ वाला आंसर है जिसे हम डज नॉट एग्जिस्ट कह रहे हैं, आपको जब आप आंसर की देखोगे तो शॉर्टकट में आपको आंसर की में इस तरह के भी सिंबल देखने को मिल सकते हैं, जिससे इस बात का फुल फॉर्म में ये है, शॉर्ट फॉर्म में ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरह के 4 ऑप्शंस हमारा कोई भी क्वेश्चन करेंगे लिमिट का, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, जब तक ये 4 टाइप का आंसर नहीं आएगा वो हमारा फाइनल आंसर नहीं कहलाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या सर जरूरी है कि हर लिमिट का आंसर इसी फॉर्मेट का होना चाहिए। हाँ, ये बात 100% जरूरी है कि आंसर अगर आना है तो आपको इन्हीं 4 टाइप के आंसर कोई ना कोई मिलता रहेगा, कोई ना कोई आता रहेगा जरूर। ठीक है, अब बात आती है सर अगर ऐसा ना आया तो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा कि हो सकता है सॉल्व करें और ऐसा ना आया तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 100% इन्हीं 4 टाइप में से ही होगा। ऑलवेज 100% इन्हीं 4 टाइप्स में से ही आपके आंसर आएंगे, कोई ना कोई आएगा इन 4 में से, या तो ये आ सकता है ये, या तो ये, या तो ये। मोस्टली ज्यादा पॉपुलर है एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऐसे कैसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग आंसर नहीं निकाल पाते, उस टाइप के चीजों को हम लोग इन
इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये क्या होता है? ये वो नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कह सकते। मैं उसे डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उसे कह रहा हूं कैलकुलेट ही नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू क्या है। इसलिए उस टॉपिक को हम लोग लिमिट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म किस तरह का होता है, उसके किस तरह के लुक होते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हाँ ये नंबर जो है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। उसका कुछ ना कुछ वैरायटी होगा, देखने का नजरिया अलग अलग होगा। तो उस सारे नजरिए को हम लोग अब जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन से एक साथ लिखने कि किस तरह के लुक में इनडिटरमिनेंट फॉर्म दिखता है। ओके, इसको आप नोट कर लो। तो अब हम चलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म को पढ़ने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनडिटरमिनेंट किसे कहते हैं, उसके क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या क्या मीनिंग होता है उस इनडिटरमिनेंट वर्ड का। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो पहले पढ़ लेते हैं लैंग्वेज, उसके बाद एक मोटी मोटा बात बता दूंगा जो कि वही आपको बस ध्यान रखने। ठीक है, तो लिखा है दिस आर द नंबर्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इनडिटरमिनेंट को डिटरमाइन लिखा गया है। ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सके, मतलब फाइंड नहीं कर पा रहे, उस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं उसके हम इनडिटरमिनेंट कहते हैं। एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसी को हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक का मतलब ये था। अब कहा गया इट मीन्स, इसका मतलब है कि दीज नंबर्स कैन नॉट बी आंसर ऑफ लिमिट। जी हाँ, तो अगर आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको इनडिटरमिनेंट टाइप का नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो लिमिट का आंसर नहीं है। वही बात यहाँ पे कहा गया है, कैन नॉट बी आंसर ऑफ द लिमिट। ओके, तो अब बात करते हैं कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है। ये तो डेफिनेशन हो गया इनडिटरमिनेंट का। ठीक है, अब ये इनडिटरमिनेंट का फॉर्म क्या है? तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के नंबर्स होते हैं जो आज के पहले आप पूरे जीवन में नहीं देखे होंगे। जो भी अगर आप 11th में हो तो 11th बच्चे 10th तक इस तरह के नंबर कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे और नहीं हमें दिखाया गया है। तो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। जैसे फर्स्ट नंबर हो सकता है 0/0। ठीक है, 0/0। इसमें कई सारे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। कुछ बच्चे के दिमाग में खुरापाती दिमाग है ना हम लोग का, तो उसमें कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं फालतू टाइप के कि सर आप बताइए कि 5/5 तो कैंसिल कर देते हैं, 3/3 कैंसिल करके 1 लाते हैं। मतलब ऊपर जो भी हो नीचे चाहे जो भी, अगर ये दोनों सेम है, ये चीज सेम है, तो कैंसिल करके हम लोग 1 लिखते हैं हमेशा। यही में पढ़ाया जाता था भाई, बचपन से ही पढ़ाया गया है। ठीक है, वही चीज शायद आप यहाँ सोच रहे होगे सर ये दोनों सेम है, तो वो तो 0 से 0 कैंसिल करके फाइनली आंसर 1 ला देंगे, तो तब तो ये डिटरमाइन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप 0 को 0 कैंसिल कर दो और आंसर 1 आ जाए। हमें बचपन में ये नहीं बताया गया था कि दोनों सेम तो हो, लेकिन किस तरह के नंबर नहीं होने चाहिए सेम में। तो उस समय बताने का कोई खास जरूरी भी नहीं था, क्योंकि अब उस समय हम लोग का दिमाग बहुत छोटा होता है, सोचने की कैपेसिटी कम होती है। इसलिए हमारे टीचर जो भी हम लोग पढ़े हैं एकेडमी लेवल पे बिलो 10th क्लासेस, तो उसमें हमें ये नहीं बताया जाता था कि सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है। इतना शब्द हमें उससे बताया जाता था, ये नहीं बताया जाता था कि सेम में किस तरह के नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये पूरे सेम के प्रोसीजर में सिर्फ इकलौता नंबर है 0। अगर दोनों डाटा 0 हुआ तो इसका आंसर कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम लोग इस तरह के नंबर्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी क्रम में अगला आता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। फिर से वही बात कि दोनों सेम है तो शायद हो सकता है कि आप कैंसिल कर दो, तो ऐसा इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं यार, ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है, वो लगाते लगा आपकी आदत हो जाएगी। इस पर पीएचडी आपको नहीं करना। क्या रीजन है कि ये 0/0 है, कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फिलहाल उसका मैंने रीजन बता दिया, लेकिन इस फॉर्म को आपको याद रखने हैं। अगर इस तरह के आंसर आपके सामने आते हैं लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आपका वो आंसर नहीं कहलाएगा। अभी और कुछ लिखूंगा। ठीक है, जैसे अगला हो सकता है इस तरह से कुछ 0 into इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट इंटू 0 भी हो सकता है, डोंट वरी। 0/0, जैसे याद करो हमें पढ़ाया जाता है कि 1/0 की वैल्यू 1 पढ़ाया जाता है ना, 1/0 की वैल्यू 1,
जैसे 3.01, 5.01, 2/3.0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता था कि बेस में क्या होना चाहिए। तो बेस में सिर्फ इकलौता नंबर है, वो है 0, ठीक है। तो अगर 0 होगा तो 0.0 की वैल्यू कभी भी 1 नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है नेक्स्ट इनफाइनाइट पावर 0, या क्वेश्चन हो सकता है कि 0 पावर इनफाइनाइट हो, ऐसा भी हो सकता है, 1 पावर इनफाइनाइट, ठीक है। और एक लास्ट लिख देता हूँ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो 7 से ज़्यादा भी होते हैं, बट मैंने वो लिखे हैं जो आपको क्वेश्चंस में 100% इन्हीं 7 फॉर्मेट में से कहीं ना कहीं मैच करता दिखेगा। ये भी हो सकता है कि इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट हो, डोंट वेरी, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसा ही दिख सकता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चीज में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये जो लास्ट वाला लिखा गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये तो 0 हो जाना चाहिए। जैसे 5 - 5 0, 3 - 3 0, 9 - 9 0 होता है। लेकिन ये हमें नहीं बताया जाता था बचपन में कि वो दो जो चीज सेम होता है और सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 कब होता है, जब वो दो नंबर इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। बचपन में यार हम इनफाइनाइट नाम जानते ही नहीं थे, तो क्यों बताए वो टीचर, जरूरत भी नहीं था क्योंकि उतना माइंड बिल्डअप तो होता नहीं। तो इसलिए ये सारी बातें आपको शायद हजम ना हो रहा हो कि ये सब तो बेसिक बात था, ये तो कैंसिल करके 1 लिख सकते थे, इसमें कर क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप आगे जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो इन सब का आपको रीजन भी बताया जाएगा, क्या रीजन है इसका। हमारे लेवल पे इसके रीजन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये 7 बातों को ध्यान रखना है और हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और रीजन तभी आप समझ पाओगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगा आगे चलकर, यानी हायर एजुकेशन में आफ्टर 12th, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक खास बात है, वो थोड़ा सा आपको यार गाइस यहाँ पे समझना है। नोट ये है कि अगर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो, क्या हो, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो, तो इसका आउटपुट हमेशा इनफाइनाइट आता है। इसका मतलब कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, is not indeterminate form। क्या गजब बात है नहीं। कुछ बच्चों लगा सर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 2 टाइम्स इनफाइनाइट, हाँ भैया ठीक है 2 टाइम इनफाइनाइट लिख दोगे, 2 का किसी भी इनफाइनाइट मल्टीप्लाई दो इनफाइनाइट ही आता है, ठीक है, इसलिए हमने इनफाइनाइट लिखा। लेकिन ध्यान रहे अगर बीच में माइनस है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में मिलेगा, अगर बीच में प्लस है दोनों तरफ इनफाइनाइट है तो इनका समेशन ऑलवेज 100% इनफाइनाइट ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेसिकली these 7 type of indeterminate form look on the every questions of limit, but in other cases अगर इस तरह से नहीं दिखा तो क्या करेंगे, वो सारी बातें हम लोग अभी आगे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द यही 7 फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने 7 फॉर्म आपको लिख के दिखा दी है, ठीक है। फॉर्म तो और भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट, 0 पावर इनफाइनाइट, इस तरह भी बन सकते हैं क्वेश्चन, बट डोंट वरी, आपको सिर्फ ये 7 फॉर्म याद करने, इसी बेस्ड हमारे सामने क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। अब हम बात करते हैं, सारी बेसिक बात हम लोग फिलहाल खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। अप्रोच मतलब क्या तरीका होता है, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह थिंकिंग करते हैं। अब हम लोग सब कुछ उसकी बात करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिट करने, किस तरह से लिमिट को कैलकुलेट किया जाता है, उसके कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं मेथड का काउंटिंग के नाम नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, ओके, बट उसमें सबसे पहला मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मोस्टली 2-4 ही हैं, ठीक है, 4 के आसपास है, मैं उसको एग्जैक्ट नाम नहीं दे सकता हूँ कि ये वाला ये है, ठीक है। शुरुआत के बस 2-3 पॉपुलर है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू समझ जाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मेथड में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी न किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। अब लिमिट में सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, तो यहाँ पे जो लिखा है x टेंड्स टू 2, तो सबसे पहला है x टेंड्स टू, सेकेंड x टेंड्स टू 1, थर्ड है t टेंड्स टू -5। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये t x x ये पर्टिकुलर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल में x रखा है, थर्ड एग्जांपल में t रख दिया, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, जो नहीं कि आपको x ही दिखे, ठीक है। वेरिएबल सामने वाले नंबर्स भी कुछ भी हो सकते हैं,
वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। तो ये x को अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, तो इस क्वेश्चन में x जहां जहां दिखेगा वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट का 100% सारे क्वेश्चंस का जो स्टार्टअप होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ ही होता है 100%। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो 100%, आगे चाहे जितना भी मेथड सीखें उसका जो पहला स्टेप्स होगा, पहला कदम जो होगा वो उसके फंक्शन में x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करने से होता है। अगर t है तो t को सब्स्टिट्यूट करने से होता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो। तो सबसे पहला मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम चाहे जितना मेथड आगे पढ़े उसका जो पहला स्टेप होगा वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होगा। पहला काम होगा सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो जहां पे भी x है वहां पे क्या रख दे 2। अब देखो मैंने यहाँ लिमिट का सिंबल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया भाई? यहाँ लिमिट सिंबल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जहां जहां x के वेरिएबल थे हम तो वहां 2 रख दिए, तो अब तो x कहीं दिखाई नहीं, इसलिए लिमिट का सिंबल नहीं लगाया, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 to 6 - 1 बोले तो 5। तो ये आंसर आ गया कितना 5। कितना है जी? और क्या 5 एक रियल नंबर होता है? बोलो बोलो, 5 क्या एक रियल नंबर होता है? जी हाँ, क्योंकि लिमिट का कोई भी आंसर 4 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला रियल नंबर, सेकंड इनफाइनाइट, थर्ड माइनस इनफाइनाइट, लास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। उनमें जितना ज्यादा पॉपुलर है वो सिर्फ रियल नंबर वाले, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में आपको रियल नंबर दिख जाता है। चलो भाई, तो इसलिए ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक, क्योंकि रियल नंबर हमारे लिमिट का आंसर होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। 1 रख के देखो भाई क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 एंड 1 प्लस 2। तो मोस्टली 1 का स्क्वायर आपका गाइज यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड 3 एंड 2 प्लस 1 बोलो 3, तो ये 4/3। 4/3 एक रियल नंबर होता है, ये भी सबको पता है। तो क्योंकि ये रियल नंबर होता है इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, नो डाउट सही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लिमिट t टेंड्स टू -5। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां t दिख रहा है वहां आपको -5 सब्स्टिट्यूट कर देना है। जहां जहां भी आपको t दिख रहा है उस प्लेस पे आपको -5 से सब्स्टिट्यूट करना है। कितना आ जाएगा भाई? 2/7 -5 2 हो गया। ये हो जाएगा आपका -10 और ये हो जाएगा प्लस का 15। तो 15 - 10 हो जाएगा आपका 5। तो 2/5 भी एक रियल नंबर होता है, इसलिए ये भी हमारे फाइनल आंसर कहलाएगा। तो आंसर हमेशा वही होता है जो सब्स्टिट्यूशन के बाद आता है, लेकिन वो जो आंसर लिखता है, जो भी लिखा जाता है वो एग्जैक्ट ना होकर वो अप्रोचेस वैल्यू होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, ठीक है। लेकिन आंसर की अगर बात करें तो आंसर इसी तरह से लिखा जाएगा। अब शायद कुछ स्टूडेंट माइंड में शायद सोच रहे होंगे, सर क्या जरूरी है कि सारे आंसर पॉजिटिव आते हों? 5, 4/3, 2/5 सारे नंबर पॉजिटिव है? तो ऐसा जो नहीं है, बाई चांस मैंने एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिसमें आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, वो निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। मान लो अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में बाहर माइनस लगा होता तो यह आता -6 -1, तो आंसर आता -7, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर क्या आएगा, इंपॉर्टेंट है जो भी आंसर आएगा 4 टाइप से ज्यादा नहीं आता है। पहला या तो रियल नंबर आएगा, सेकंड या तो इनफाइनाइट, थर्ड या तो माइनस इनफाइनाइट, लास्ट इज डज नॉट एग्जिस्ट। इसी 4 में कहीं ना कहीं इधर इधर घूमता रहेगा, ठीक है। मोस्टली आपको रियल नंबर के आंसर ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका, ओके, नोट कर लो। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन सीखते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन क्यों सीख रहे हैं, उससे पहले प्रीवियस वाले को अभी रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमने पिछले सब्स्टिट्यूशन का सिर्फ मीनिंग लिखवाया, कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन एंड डाल के एग्जाम्पल दिया था। अगर उन सारे एग्जाम्पल ध्यान से देखो, हम जब जब x आने की वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, बाई चांस एक ही बार में फाइनल आंसर उन 4 टाइप के आंसर से मैच कर जा रहा था। ऐसा ही तो हुआ, बाई चांस चारों टाइप के जो आंसर हम लोग सीख रहे हैं, रियल, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट, बाई चांस एग्जैक्टली आ जा रहा था। इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं था, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चंस कि हम सब्स्टिट्यूट करें और वो 4 टाइप के आंसर ना दिखे, ऐसा हो सकता है। 4 टाइप का आंसर मतलब रियल, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये 4 टाइप के नहीं दिखता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, जैसा हम लोग अभी सीख रहे हैं।
तो अब यहाँ पे वही बात हम बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या निकल के आता है निष्कर्ष, वो ये है कि इफ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू ऑफ एक्स, मैं थोड़ा सा साइड में आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिखाना चाहूंगा, जैसे ये लिखा है। एग्जाम्पल आपको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए मैं भी लिख रहा हूँ, अभी कॉपी नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपी नहीं करना है, बाकी सब कुछ आप समझो और ये डेफिनेशन कॉपी कर सकते हो। तो कहा गया इफ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू ऑफ एक्स, ब्रैकेट में मैंने वेरिएबल इसलिए लिखा है जैसे यहाँ पे एक्स टेंड्स कर रहा है लिमिट की तरफ, हो सकता है यहाँ पे टी हो सकता है थीटा हो, लैम्डा हो, कुछ भी हो, इसलिए बाजू हमने वेरिएबल भी लिख दिया है। वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वही कहा गया है कि जब हम लिमिट में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और पाते हैं क्या, वी गेट, हम पाते हैं एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देन समथिंग एल्स इज टू बी ट्राई इन द क्वेश्चन। तो अगर हम जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पाएंगे तो उस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ ऐसा सोचेंगे या ऐसा कुछ ट्राई करने का कोशिश करेंगे जिससे कि वो आंसर हमेशा उस 4 टाइप के आंसर से मैच करता हो, कोई ना कोई, ठीक है। हो सकता है अभी स्टार्टिंग आपको ना समझ में आया हो, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताना चाहूंगा इसका क्या मेन मकसद है। सब्स्टिट्यूशन आपको हमेशा करना है, चाहे आगे में जितना भी मेथड क्यों ना सिखा दूं, सब्स्टिट्यूशन गाइस आपको ऑलवेज 100% के साथ करना है, ऑलवेज, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट हो, ठीक है। लिमिट का बाहर अगर ये सिंबल दिख गया, आपको हमेशा 100% पहला स्टेप होगा सब्स्टिट्यूट करके हमें चेक करना कि क्या वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है कि नहीं आता है, ठीक। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा तो वही हमारा आंसर कहलाएगा, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो उस क्वेश्चन को हम आगे कुछ ना कुछ सोचेंगे, ट्राई करेंगे किस तरह से आंसर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा है। आइए देखते हैं क्या है। जैसे हमने 2 रखा है यहाँ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो ये होगा 0/0। इसका क्या मतलब कि हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कौन सा फॉर्म पा गया भाई, 0/0 फॉर्म। अब गाइस अब आपको जाकर देखो ध्यान से कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमने ये नंबर बताया आपको कि 0/0 जो होता है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अब जाकर डेफिनेशन पढ़ो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, तो उसमें कहा गया था कि ये वो नंबर होते हैं जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन ये आंसर ये आए ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा कि 0/0 है और 0/0 एक्चुअल में ये आंसर हमारा नहीं होता है। तो वही कहा गया देन समथिंग एल्स इज टू बी ट्राई इन द क्वेश्चन। तो कुछ ना कुछ समथिंग ट्राई करेंगे, जो भी मेथड आपको सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हो वो आप ट्राई करो, एंड ऐसा स्टेज बनाओ जब आपका 4 टाइप के आंसर से मैच करता हो, ठीक है। मैं बार बार 4 दिखाऊंगा, 4 मतलब वही होगा कि आंसर ऑफ लिमिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, सो नाउ इस तरह की मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये 0/0 फॉर्म क्यों बन रहा है। ये तो मैंने आपको रीजन बताया कि क्या रीजन है इस तरह से करने का, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि अगर, हालांकि मुझे अभी सेकेंड वाला मेथड पढ़ाना है, वो बात मैं यहीं पे यूज कर लेता हूं। अगर यार हम न्यूमरेटर को फैक्टराइजेशन कर लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टराइज्ड मेथड, ठीक है। हालांकि मैं इस बात को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया गलती से, यहाँ पे कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, x+2। तो यानी कि इस केस में अब हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या रीजन है फिर सब्स्टिट्यूट करने का, क्योंकि जो इसको 0 बना रहा था वो थे सिर्फ ये दोनों फैक्टर्स, क्योंकि x के प्लेस पे 2 रखने पे 0 बन रहा था और यहाँ 2 रखने पे 0। तो 0 बनाने वाला ये, जिसे हम आस्तीन का सांप कहेंगे, ये क्या है, आस्तीन सांप क्या होता है, वो घर में ही होते हैं, पता किसी को नहीं होता है। तो x = 2 रखने पे, मतलब 2 को अप्रोच कराने पे 0/0 बन रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं x → 2, यानी कि x - 2 कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर होंगे। वही रीजन बोल रहा था यहाँ पे 0/0 बनाने का, तो इसलिए हमने उसको सेपरेट कर लिया, x - 2 फैक्टर कैंसिल हो गया। तो जो 0 बनाने का कारण थे वो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब हम लोग 2 की वैल्यू यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया। अब हम फिर चेक करेंगे, ठीक। जब जब फैक्टराइजेशन कैंसिल होगा उसके बाद हम लोग तुरंत चेक करते रहते हैं हमेशा 100%। तो क्या आएगा, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। अब देखो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, 4 आया। तो ये जो 4 होगा क्या एक रियल नंबर है, हाँ जी हाँ बिल्कुल रियल नंबर है।
तो रियल नंबर है, इसलिए ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर कहलाएगा। यानी कि ये आंसर इसका नहीं है, ये आपको इस ओरिजिनल क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 4, इस जो भी आपको ये दिया गया था। ठीक है, तो जस्ट फॉर से मैंने आपको एक आइडिया दिया है। तो अब हम लोग सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें काफी सारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो। तो अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने। ठीक है, तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्या होता है फैक्टराइजेशन। आप नाम से समझ जाओगे, फैक्टर जस्ट लाइक कोई पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक टाइप का, उसका हमें फैक्टर करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। लेकिन ये बात की बात है, कोई भी क्वेश्चंस लिमिट का अगर स्टार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप्स होगा कि इस x की जगह पे जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 3 को अप्रोच कराओ, टेंड्स कराओ, मतलब वहां सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, वी फर्स्ट फाइंड सब्स्टिट्यूट एट x इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x को 3 अप्रोच कराएंगे, कुछ बच्चे यार थोड़ा माइंड में भी सोच लेते हैं कि 3 का 9, 9 + 3 12, 3 4 12, 12 - 12 0। कुछ लोग इतना स्पीड में सीख लेते हैं, जो कि कोई ये बहुत ही अच्छी बात है 100%। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सोच लेते हो, अगर मैं बात करूँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है आपको ये डायरेक्टली सोचने की आदत धीरे धीरे बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं सोच पाते हो तो आप इसको यहाँ पे 3 के स्क्वायर -4 × 3 + 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ रख के देखो, आफ्टर कैलकुलेशन आप देखना क्या होता है। ठीक है, बट मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हम समझ लेंगे कि सब्स्टिट्यूट करने से क्या आता है, मतलब माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। बेसिक बात ये है, जैसे 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ठीक, 9 + 3 12 होगा, और यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 - 12 कितना हो जाएगा 0। ठीक, ये सब तब लिखना है जब आप सॉल्यूशन करो। क्वेश्चन मैंने इतना दिया है, ठीक है, अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करेंगे तब आपको सामने लिखना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 3 के स्क्वायर 9, 9 + 6 15, 15 माइनस का 15 हो जाएगा 0। तो बेसिकली ये बन गया कौन सा फॉर्म, 0/0 फॉर्म। बच्चों आपको पता होगा किसी भी लिमिट में अगर इस तरह बनता है तो ये हमारा आंसर नहीं होता है, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या करें, तो देखो यार 3 रखने पे ये 0 हो रहा है, इसका मतलब एक चीज 100% कि x - 3 इसका फैक्टर होगा। ये सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ। अगर आप नहीं सोच पाते तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब फैक्टर करोगे, आई होप फैक्टराइजेशन आपको आता होगा अच्छे से। इसका फैक्टराइजेशन ये आएगा x - 3 x - 1, यहाँ पे फैक्टर होगा x - 3 एंड x - 2। बताओ भाई इसमें आस्तीन का साहब कौन है, कौन है, कौन है, जल्दी बताओ। क्योंकि ये लिमिट रखने से कौन ऐसा नंबर था जो 0 बनाने का प्रयास कर रहा था, x - 3 x - 3, क्योंकि यहीं पे रख रहे थे तो 0 बना रहा था। तो क्या वो आस्तीन साहब मार दिए गए, बिल्कुल। तो अब क्या बचा भाई, अब बचा आपका x - 1 x - 2। फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो 3 - 1 2, 3 - 2 1, 2/1 यानी कि 2, यानी कि हमने फिर से सब्स्टिट्यूट किया और बाई चांस हमने ये पाया कि ये एक रियल नंबर आ रहा है। और अगर हमने ये पाया कि रियल नंबर आ रहा है तो यही हमारा बिना किसी सोच समझ के आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, यानी कि आस्तीन को साहब मार दिया, जो कुछ बचा वो हमारा फाइनल आंसर हो गया बाई सब्स्टिट्यूशन। तो किसी भी क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आता है वो सब्स्टिट्यूशन से ही आता है। कोई भी सवाल हम लोग लास्ट आगे तक अटेंड भी करते रहेंगे, और कुछ वैरायटी भी आता रहेगा, वो भी हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो क्या रीजन था, x - 3 हमने दोनों में अलग कर लिया, क्योंकि x को 3 रखते हैं तो x - 3 उसका फैक्टर कहलाता है। तो इस बात से हमें पता चला कि x - 3 फैक्टर होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सीधा 4 फॉर्मूले लगा सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा यार। ठीक है, हम लोग लिमिट सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन आई होप आप एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो इसको नोट करो, कुछ क्वेश्चन अभी और करते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टराइजेशन बेस्ड। तो पहला स्टेप वही है, चेक करना। ठीक है, आपको 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, देखते हैं। तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करने से ही पता चलता है। तो जैसे 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रफ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9, 2 टाइम 3 क्यूब लिखा है ना यहाँ पे, तो 27 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 × x स्क्वायर, यानी कि 3 के स्क्वायर बोले तो 9, एंड 6 × 3 + 9। नीचे क्या है, 3 के स्क्वायर 9, 4 × 3 + 3। सॉल्व करते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। तो यह आ जाएगा 27 और ये 9, ये हो जाएगा आपका 36,
2 9 जा 18, 6 3 जा 18, 9 + 3 12 हो जाएगा, ये है 4 3 जा 12, तो 18 18 36, दोनों माइनस है तो -36, ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो 0, एंड 12 - 12 भी क्या हो जाएगा 0। तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता भी है चेक करने में, अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप रफ पे यूज़ करके कंफर्म कर सकते हो कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे चेक कर लिया, चेक करने के बाद हमने पाया कि वास्तव में ये एक 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया क्या बन रहा है। तो गाइस दिस इज द 0/0 फॉर्म। ये तब करना है आपको जब सॉल्यूशन करते समय लिखना है आपको, जब सॉल्यूशन करोगे तब उसके सामने आप 0/0 फॉर्म लिखना है, ठीक है। अब क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गया, अब हम लोग कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल तो फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्योंकि x = 3 रखने पे 0 आ रहा है, हमने अभी देखा, याद करो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग जब भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वही करते हैं कि x को सर्च करना पड़ता है कि ऐसा क्या x रखने पे 0 बन रहा है। और लिमिट में खासियत क्या है कि हमने रखा 0 बना दिया, इसका मतलब क्या रखा है x = 3, यानी कि x - 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक। अब बात करते हैं बाजू में क्या बचेगा, इसमें भी फैक्टर होगा x - 3। मैं ये सब गारंटी के साथ कैसे लिख दे रहा हूं, क्योंकि हमने यही तो चेक कर रहे थे यार कि 3 रखने पे ऊपर वाला भी 0 बन रहा है, नीचे वाला भी 0 बन रहा है, इसका मतलब कि x - 3 फैक्टर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसलिए बाहर हम गारंटी के साथ लिख पा रहे हैं 100%, ठीक है। अब यहाँ पे आता है x² - 4x + 3। अब बाजू नीचे क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा x - 1, ठीक है, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो ये आएगा, ठीक। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क आपको ब्रैकेट देखने को मिलेगा, तो जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है कैसे करते हैं उनके लिए क्या तरीका है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के दिखाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा बस। तो ये रहा आपका क्यूबिक, उसका हमने एक फैक्टर निकाल दिया। तो अब आप डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। इस एग्जाम्पल में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते करते जब लास्ट स्टेज आएगा तो उसका रिमाइंडर 100% 0 आएगा। तो जो यहाँ पे कोशिएंट आएगा, जिसे हम भागफल हिंदी में कहते हैं, वो भागफल की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना होगा। तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको ट्रिक से नहीं मतलब है या जो भी नहीं मतलब है, वो सिर्फ चाहते हैं कैलकुलेशन हमें अच्छे से क्लियर हो, तो उनके लिए वो वही मेथड होता है कि डेवलप करना पड़ेगा आपको इस चीज से डिवाइड करके कि यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक से मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ क्यूबिक इक्वेशंस को, ठीक है। देखो कैसे, ये x है, ये x³ है, तो बाजू में क्या चाहिए भाई, x², तभी तो मल्टीप्लाई होकर x³ बनेगा। आगे मल्टीप्लाई करो तो अगला आ गया -3x², लेकिन अपने को -2x² चाहिए, तो यहाँ पे मुझे +x चाहिए, ठीक। बच्चा है +9, तो बचे हुए को हमेशा कांस्टेंट से बैलेंस कर दो, तो ये +9 चाहिए, यहाँ पे है -3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो जाए, तो -3 होगा, खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। तो अब देखा जाए ध्यान से, तो ये स्टेप्स इससे इससे कैंसिल हो रहा है। तो अब जो आस्तीन साहब बोले तो जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने में हेल्प कर रहा था वही कैंसिल हो गया, और ये खुशी की बात है क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारा आंसर तो नहीं होता है, ठीक है। अब एक फैक्टराइजेशन कैंसिल होने के बाद अब फिर से चेक करेंगे क्या ये कोई फॉर्म बन रहा है या सीधे सीधे आंसर आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक कर लेते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 + 3 12 - 3 9, ओके, ऊपर 9 आ गया, नीचे 3 - 1 यानी कि 2, 9/2 इज द फाइनल आंसर। यानी कि बाई चांस हमने सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही आंसर आ गया। क्या बात है, क्या बात है, दिया जाएगा 9/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या ऐसा हमेशा होगा कि 0/0 एक ही बार बनेगा? ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार 0 बनेगा। बाई चांस मैं ऐसा एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ जिसमें 0 आपको एक ही बार दिख ही रहा है चेक करते समय। हो सकता है ऐसा कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक बार चेक किया स्टार्टिंग से 0/0, फैक्टराइजेशन कैंसिल किया, फिर हो सकता है मे बी कि दोबारा चेक करें, हो सकता है यहाँ पर भी 0/0 बने। यानी कि कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मल्टीपल टाइम्स बन सकता है उस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। तो ऐसा नहीं रूल है कि सिर्फ एक ही बार बनेगा, तो ऐसा चीज आपको माइंड में नहीं लाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लो। तो अब हम चलते हैं थर्ड मेथड सीखने, जिसका नाम है रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड।
अब कैसे पता चलता है रेशनलाइजेशन मेथड वर्क करना है कि नहीं करना है? तो एक बेसिक सा हिंट होता है कि रूट से रिलेटेड न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या फिर दोनों जगहों पे देखने को मिल सकता है, या तो न्यूमरेटर में होगा या फिर डिनोमिनेटर में, या हो सकता है दोनों जगह पे रूट से रिलेटेड हो। जस्ट फॉर से आइडिया ओनली, ठीक है? इस आइडिया से हमारे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तो क्या होता है रेशनलाइजेशन मेथड? ये क्या तरीका है? इसका मतलब मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कंजुगेट। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कंजुगेट कहा है, ये नहीं कहा गया है कि किसके कंजुगेट से, न्यूमरेटर कंजुगेट से कि डिनोमिनेटर कंजुगेट से, ठीक है? मैंने ये नहीं बोला गया। तो कंजुगेट आप न्यूमरेटर वाले से भी कर सकते हो या फिर डिनोमिनेटर वाले कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसे है, ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, रेशनलाइजेशन से पहले आपका हमेशा 100% सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, ऑलवेज 100% सिर्फ एक काम, कि इसको पहले चेक करेंगे। चेक करने का मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑलवेज 100%। सब्स्टिट्यूट करो भाई, देखो क्या है। तो x को जब 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आएगा √3 माइनस का √3, तो √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा? 0। और ये नीचे खुद 0 है तो 5 × 0 हो जाएगा 0। हमने चेक किया और ये पाया कि ये जो है 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है? 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब क्या करें? तो आप देख सकते हो ऊपर रूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसमें यही स्टेप्स है कि इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? मेथड पढ़ लो। कंजुगेट, तो किसके कंजुगेट से? तो बताओ रूट वाला पोर्शन कहाँ है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में? तो रूट वाला पोर्शन तो न्यूमरेटर में सारे, तो इसके कंजुगेट से आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। बच्चों ध्यान से यहाँ देखो वरना कंफ्यूज आओगे। कंजुगेट मतलब इस माइनस की जगह सिर्फ क्या लगा देना? प्लस, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा 3 + x √3 - x, ठीक? अच्छा, अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, तो इसे हम a बोले, इसे b बोले, तो दिस इज द a + b। अगर a - b है तो ये a + b है। तो बच्चों आपको याद होगा कि ये a² - b² वाला कॉन्सेप्ट है। तो a² करेंगे तो रूट हट जाएगा। आप चाहो तो पहली बार हम लोग सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूं पूरा लिख दूं, तो दिस इज a² - b², ठीक है? ओके, नो डाउट, सही है। 5 × x √3 + x √3 - x, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रेशनलाइजेशन मेथड में थोड़ा लेंथी होता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते। नेक्स्ट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 - x 5 × x। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, समय पड़ने पे मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हो 3 + x -3 + x, माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 खत्म हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस x, और ये x पहले से, ये हो जाएगा 2x एंड डिवाइडेड बाई 5x। अब आप देख सकते हो आस्तीन का साफ अपने को मिल चुका है। कौन सा भाई? कौन है? देखो एक्सेस कैंसिल, यही तो था जो 0 बनाने का प्रयास कर रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो जो कि 0/0 बना रहा था वही फैक्टर कैंसिल हो गया। इससे अच्छी बात क्या हो गई? तो जैसे ही वो फैक्टर कैंसिल होता है जो 0/0 बना रहा था, उसके बाद फिर से हमारा अगला स्टेप होता है चेक करना। चेक करना का मतलब इस तरह सोचो कि ये एक फ्रेश क्वेश्चन है, और फ्रेश क्वेश्चन हमेशा क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूट करके पता चलते हैं कौन सा फॉर्म है, ये आंसर है। चेक करते हैं। तो 0 जब यहाँ रखेंगे स्टूडेंट 0, तो ये आएगा √3 प्लस का √3, √3 + √3 2√3 हो जाएगा। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन के बाद बाई चांस फाइनल आंसर आ जा रहा है, ठीक? ये आ जाएगा 2/5, ये सिर्फ √3 आएगा, ये प्लस √3, सॉल्व करेंगे तो √3 + √3 √2√3, 2 से 2 खत्म स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 √3। दिस इज द फाइनल आंसर। और मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में हर x की जगह पे हमने 0 रख दिया है, यानी कि वेरिएबल गायब हो चुका है, तो अब x को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक स्टूडेंट? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फाइनल होता है, ठीक? नोट कर लो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ठीक है? आइए देखते हैं क्या है। तो जैसा कि हमने बच्चों आपको बताया था, रेशनलाइजेशन मेथड में एक बात से आइडिया लगता है कि रूट जहाँ पे लगा हो, जैसे फिलहाल यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, क्यूब रूट भी हो सकता है,
बट मोस्टली स्क्वायर रूट के क्वेश्चन ज़्यादा देर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हो तो अगर न्यूमरेटर में है तो उसका भी करेंगे और डिनोमिनेटर में है तो उसका भी हम लोग कंजुगेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों जगहों पे, तो हमें दोनों का कंजुगेट करना पड़ेगा। लेकिन दिमाग से कंजुगेट क्यों कर रहे हैं, उसके पहले आपका हमेशा काम होगा सब्स्टिट्यूट करना है कौन सा फॉर्म है। ठीक है, यहाँ रखेंगे 1 + 8 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 - 3 क्या होगा भाई साहब 0। यहाँ आएगा 1 तो 1 + 15 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 - 4 0। चेक करने के बाद स्टूडेंट हमने ये पाया कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा काम बन चुका, यानी कि अब हम लोग यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या करें, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर का कंजुगेट करना है। क्या होगा, √x + 8 - 3। बच्चों जब आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा तो आप इसको एक लाइन में भी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो, क्योंकि एकेडमिक का पेपर देना है यार, इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा और आपको भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने न्यूमरेटर कंजुगेट कर दिया। अब किसका कंजुगेट करना भाई, डिनोमिनेटर का। कितना हो जाएगा, x + 15 - 4। अब इसका कंजुगेट करें तो ये आएगा √x + 15 माइनस का हो जाएगा प्लस का 4, एंड दिस इज √x + 15 प्लस का 4। तो न्यूमरेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और डिनोमिनेटर का भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा और काम करें अच्छा सा, तो वो ये कि √x + 8 माइनस साइन √x + 8 + 3, मतलब a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b। तो जब a² - b स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और -3 का होल स्क्वायर आने के 9 आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा समय बचा लिया स्टूडेंट, अगर आपको लगता है समय बचाना बुरी बात है तो आप समय बचा सकते हो आप भी, ताकि दोनों बात बुरी हो जाए। तो यहाँ देख सकते हो a - b a + b, तो ये हो जाएगा x + 15 - 16, क्योंकि रूट हट जाएगा, और इसके नीचे आएगा √x + 15 एंड प्लस का 4। आई होप दिख रहा होगा आपको अच्छे से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर आ जाएगा x - का 1। ठीक है, नीचे आएगा √x + 8 प्लस का 3 इंटू, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह का मैथमेटिक्स आप किए हो कहीं ना कहीं, और ये आ जाएगा 15 - 16, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब देख सकते हो x = 1 0 रखने का कारण सिर्फ ये दोनों थे, जिसे हम आस्तीन का सांप कह रहे हैं, क्योंकि यही एक फैक्टर थे जो इस पूरे फंक्शन को 0/0 बना रहे थे। वही कैंसिल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं जी। अब आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन करके फिर से चेक करेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से 0/0 बन रहा है या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। फिर से हम लोग चेक करने पे लग जाएंगे काम। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो 1 रखेंगे तो 1 + 15 कितना हो जाएगा भाई 16, यहाँ पे आ जाएगा 9, 16 के स्क्वायर रूट 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3। क्या 4/3 एक रियल नंबर होता है? जी हाँ, क्योंकि रियल नंबर होता है इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आंसर भले इससे आ रहा है, लेकिन ये आंसर फाइनल किसका कहलाएगा? वो अपने इस ओरिजिनल क्वेश्चन कहलाएगा जो आपको स्टार्टिंग में दिया गया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, नोट कर लो। तो इस तरह से हम लोगों ने रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक बात क्या है? वो ये है कि इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, कोई भी एक नंबर है, वेरिएबल में x हो सकता है, t लैम्डा कुछ भी हो, अगर वो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, तो अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल जो अप्रोच कर रहा है, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ x लिखा है, उसका जो पावर हो, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो इसका आउटपुट हमेशा इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे as x tends to infinite then x², x⁴, x⁴3/2, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं।
तो देख सकते हो इन सबके जो पावर्स हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए ये भी किधर को अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट बट यहाँ पे उल्टा है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होता है। ये छोटा सा बात मैं एक आइडिया दे रहा हूँ बस। ठीक है, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट एंड 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0। मैं बस इतना मान चल रहा हूँ, कितना आपको पता होगा। ये सब चीज़ें चेक करने के काम आते हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर से आइडिया ओनली। 1/0 इनफाइनाइट एट 1/इनफाइनाइट 0 होता है। आइए देखते हैं क्या इसका वर्किंग चल रहा है। खास तौर पे आपको सिर्फ याद रखना है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि 1/इनफाइनाइट 0 होता है। ठीक, क्या रीजन है? देखो x इनफाइनाइट है, दोनों में इनफाइनाइट था, लेकिन सिचुएशन यहाँ चेंज है। 1/x पावर पॉजिटिव, तो याद पाओ एक्स स्क्वायर किधर टेंड करेगा? अगर x इनफाइनाइट टेंड करता है तो ये टेंड करेगा इनफाइनाइट को, और 1/इनफाइनाइट किधर टेंड करता है अकॉर्डिंग टू दिस, तो वो हो जाएगा 0 0 0। इस तरह से नीचे भी कई सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, यानी कि अगर x इनफाइनाइट है और सीधे सीधे x पावर पॉजिटिव नंबर है तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन 1/x पावर पॉजिटिव है तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 जगह पे 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पहले हम लोग कुछ एक एक टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन के टाइप को किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो पहले हम लोग उसकी बात करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो अब हम सीखने जा रहे हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हैंडल कैसे करते हैं। उसके टाइप क्या है, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिखा है फॉर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन वर्किंग इनफाइनाइट केसेस में होता है। सिर्फ यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो मोस्टली दिमाग इसी बात पे जाता है, लेकिन वो तब जाता है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो लोकेशन है वो कैसे होने चाहिए भाई, पॉलिनोमियल होने चाहिए। fx और gx दोनों पॉलिनोमियल हो। ठीक है, आई होप पॉलिनोमियल पहचानना आपको पता होगा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पहले लेक्चर में, वीडियो को पहले लेक्चर में शुरुआत के 5-10 मिनट्स यही बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप पॉलिनोमियल समझ लो क्या होता है, उसके बाद इसको देखो, ज़्यादा बेटर होगा। तो लिखा है फॉर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx अपॉन gx टाइप क्वेश्चन वेयर fx एंड gx पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेथड है वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बोले तो अंश, डिनोमिनेटर बोले तो हर, हिंदी में कहते हैं, कोई बात नहीं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, अभी लिखा नहीं हूँ। ठीक है, पावर डिग्री प्रेजेंट इन द क्वेश्चंस। जैसे मैं पूछूं इस क्वेश्चंस में ऊपर की डिग्री क्या है, 2 है, नीचे की डिग्री क्या है, 2 है। इसमें ऊपर डिग्री क्या, डिग्री यार हमेशा आपको हाईएस्ट टर्म से पूछते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। ये भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। तो बात ये आता है कि किससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कौन से पावर के डिग्री से। जैसे यहाँ पे दोनों सेम है बाई चांस तो कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, तो किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा जाएगा, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, तो जो प्रेजेंट होगा सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री वाला, उसी से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी। वही बात यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो वी डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किस चीज से, जो उस दोनों पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 बाई चांस दोनों में सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। तो इसमें एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, और इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्योंकि इनमें की हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो 2 वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले ये सारा प्रोसीजर आपको तभी करना है जब 100% क्या हो, चेक करना आना चाहिए कौन सा फॉर्म बना है, क्योंकि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन बिना चेक किए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट पे वैल्यू जो होता है, ये बात हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे यार थोड़ा सा काम लगता है, इसलिए हम यहाँ पे सोच लेते हैं। ठीक है,
क्या बोल रहा हूँ, जब भी किसी पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट की वैल्यू अगर हम बात करें क्या होती है, तो सिर्फ आप इनफाइनाइट को उस पॉलिनोमियल में सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म में रखा करो, जो कुछ आंसर आएगा वही उस पॉलिनोमियल का कंप्लीट आंसर होगा, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म में ही लिखा जाए चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है भाई, 3x², तो सिर्फ इसी में रखो, बाकी में नहीं रखने जरूरत है। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि x के पावर पॉजिटिव, और अगर x इनफाइनाइट को टेंड करता है तो आउटपुट भी इसका इनफाइनाइट को ही टेंड करता है। ये चीज हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखे। यहाँ पे भी x² इनफाइनाइट, तो बताओ गाइज क्या ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, क्या ये लिमिट का आंसर होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो चुका है, तो अब हम लोग मेथड की बात करेंगे कि इसमें डिवाइड करना है आपको हाईएस्ट पावर से। तो x² से जब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, थोड़ा मैंने शॉर्ट कट में लिख दिया n पावर r एंड d पावर r, फुल फॉर्म होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप चाहो तो पूरा लिख लो, ठीक है। चलो भाई डिवाइड करते हैं, यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x² जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 माइनस 5/x प्लस 1/x², यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 7/x माइनस 6/x², ठीक है। अब देखो यार x इनफाइनाइट एंड कर रहा है, तो ये x नीचे और पावर है 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो x पावर पॉजिटिव, ये इनफाइनाइट हो जाएगा अगर x इनफाइनाइट एंड करता है तो, और 1/∞ किधर टेंड करेगा, 0 को, ये किधर टेंड करेगा, 0 को। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीख रहे हैं। क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 1 प्लस 0, सो फाइनल आंसर इज व्हाट, 3, ठीक है। थोड़ा सा उजल था बट थोड़ा मैंने ज़्यादा शॉर्टेज कर दिया है, आप चाहो तो अच्छे से चीज़ों को लैंग्वेज वाइज बढ़ा कर लिख सकते हो, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में बात करते हैं, इसमें किससे डिवाइड करना चाहिए अपने को, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर टर्म का डिग्री क्या है, वो है x³, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे बाई x³, और डिवाइड हमेशा कहाँ होता है, न्यूमरेटर में भी और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 5। बच्चों देखो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ये भी शायद आप भूल जा रहे हो बार बार खुद ही, ये गलती आपको नहीं करना है। आपको हमेशा पहला स्टेप होगा सब्स्टिट्यूट करके चेक करना कौन सा फॉर्म है, ये ऑलवेज होगा 100%, तभी ये सारा प्रोसीजर, तभी ये मेथड फॉलो करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट डिग्री में रख के ही जो आंसर आता है पॉलिनोमियल वही फाइनल आंसर होता है। तो इनफाइनाइट पावर क्यों इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट पावर स्क्वायर की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कंफर्म कर चुके हैं कि ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, इसलिए हम लोग x³ से अब डिवाइड कर रहे हैं, यानी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो x³ डिवाइड करते ये खत्म हो गया, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 3/x, यहाँ बचेगा 1/x², यहाँ बचेगा 1/x³, यहाँ क्या आएगा भाई 1/x 9/x² प्लस 7/x³, ठीक है। इस तरह से यहाँ बन जाएगा। अब हम बात करेंगे x को इनफाइनाइट टेंड करा रहे हैं, तो ये किधर टेंड करेगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे टर्म 0 को टेंड करेगा, ठीक। तो न्यूमरेटर से सिर्फ आपके 5 बच रहे, बाकी सारा मिलाकर 0 हो गया। डिनोमिनेटर में भी सारे पार्ट 0 बच रहे हैं, और आपको पता है कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और अब बताओ क्या लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इनफाइनाइट आंसर होता है, जी हाँ, क्योंकि लिमिट का आंसर 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, कोई ना कोई रियल नंबर, सेकंड क्या होता है, इनफाइनाइट, थर्ड क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, और लास्ट होता है डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी इस 4 टाइप के आंसर आएंगे तब वो हमारे लिमिट का फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। तो जितना भी पिछला एग्जाम्पल थे हमने जो किया था वो बेसिक था, बस ये बताने के लिए कि मेथड का यूज कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, इसमें कुछ अब बाइनोमियल कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में कुछ बच्चे स्टार्टिंग से सोच लेते हैं, जो कि इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लिखो सोचो कि 2x प्लस 1 की पावर 40 है, उसको जब ओपन करेंगे तो 41 टर्म्स आएगा, इसको ओपन करेंगे तो इसमें 6 टर्म आएगा, क्योंकि पावर 5 है तो 5 + 1 नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है।
यहाँ पे 46 टर्म आएगा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बिना किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या करना चाहिए, तो वो ये है, सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट आपको ये हमेशा मैं बार बोल रहा हूँ कि आपको ऑलवेज चेक कर लेना चाहिए कौन सा फॉर्म है। कोई भी लिमिट का सॉल्व क्वेश्चन करो 100% सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट देखा जाता है कि इसका रिजल्ट किस फॉर्मेट का आ रहा है। अगर वो 4 टाइप का आ गया तब तो हम कुछ भी नहीं सोचने वाले। अगर 4 टाइप के अलावा मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तभी कुछ ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ भी इनफाइनाइट आएगा तो पूरा मिलाकर हम इनफाइनाइट बोल देंगे। तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ये कंफर्म हो चुका है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे तरीका क्या है कि कौन टेंड कर रहा था इनफाइनाइट एक्स, तो यहाँ पे अगर हम एक्स कॉमन ले लें इस जगह से, तो यहाँ क्या मैथमेटिकली बचेगा 2 + 1/x। भाई एक्स कॉमन लेंगे तो पावर 40 है तो बाहर 40 आएगा और यहाँ बचेगा 2 + 1/x। सिमिलरली यहाँ से भी आप एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा पावर 5, 4 - 1/x। ठीक है, यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन लोगे तो पावर 45 है तो ये आ जाएगा 45 एंड 2 + 3/x के पावर 45। सो दिस इज द फाइनल लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो देख सकते हैं x पावर 40 x पावर 5 यानी हो जाएगा x पावर 45 और ये भी x पावर 45 है तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप्स में आपका फाइनल आंसर आ गया है। x को अगर इनफाइनाइट टेंड कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 के पावर x 0 टेंड करेगा, 1 पावर x 0 टेंड करेगा, 1 पावर x 0 टेंड करेगा। तो ये फाइनल आंसर क्या आने वाला है 2 पावर 40 क्योंकि ये तो 0 हो गया इंटू 4 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 40 2 पावर 45 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 को ले सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर 5 साथ मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 के पावर आई होप 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 5 की वैल्यू होता है 32। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 32 भी निकाल दिया। तो क्वेश्चन ये इजी नहीं यार, वो मैंने इजी वे में किया है क्योंकि यहाँ पे कई सारे बातें हमने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि x इनफाइनाइट टेंड कर रहा था और मुझे 1/इनफाइनाइट बनाने का ज़्यादा प्रयास किया जाता है क्योंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से x कॉमन निकालना पड़ा। तो आप देख सकते हो बिना किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग फाइनल रिजल्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, नोट कर लो। हम चलते हैं एक नए वैरायटी के टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं वो भी एक तरीका यहाँ आप देख सकते हो। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट अभी भी है और कोई एक सिंगल वैल्यू है जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप क्वेश्चन, तो सबसे पहला मेथड ये है, ये बात हमने आपको पहले ही बताया था जब रेशनलाइजेशन मेथड सिखा रहा था कि रूट होता है तो नॉर्मली हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कहा गया फर्स्ट रेशनलाइजेशन एंड देन यूज प्रीवियस मेथड। इट इज मतलब जो भी हम लोग इसके पहले भी सीख के वापस आ रहे हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो यार सॉल्व तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें पहले आप चेक करो कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो चेक करते हैं। तो मैंने बताया था कि हमेशा हाईएस्ट डिग्री टर्म में लिखा रखा जाता है इनफाइनाइट की वैल्यू, वही उस कंप्लीट रिजल्ट फाइनल आता है। तो यहाँ पे रखेंगे जब इनफाइनाइट तो स्क्वायर रूट का इनफाइनाइट हो जाएगा, बीच में ध्यान रहे माइनस साइन है। यहाँ पे भी इनफाइनाइट स्क्वायर रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा स्क्वायर रूट। तो ये देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन चुका है। तो अब जाके आप देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में वहाँ पे जो 7 फॉर्म पढ़ा गया था उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक 3 चीज़ देख चुके हैं। 0/0 कैसा होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, और थर्ड आ रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमने तो श्योर कर लिया कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मान लो अगर क्वेश्चन में बाई चांस यहाँ प्लस होता, मे भी हो सकता है, यहाँ पर अगर प्लस होता तो यहाँ पे आता इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट प्लस अगर इनफाइनाइट आ जाता तो इसे हम कैलकुलेट करते या बिना कैलकुलेट किए आंसर लिख सकते थे। तो अगर ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाता तो इसे हमें सोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एक डिटर्मिनेंट होता है, मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ठीक, वास्तव में इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, हमने अभी नोट करके लिखवाया था शुरुआत में। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिख रहा है, इसलिए आगे का प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल क्या कहता है ये हमने आपको चेक करके दिखा दिया कैसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा, आप चाहो तो लिख लो, आपकी इच्छा है फिलहाल तो। ओके, तो स्टेप्स क्या है, स्टेप वही है कि आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो अगर आप एकेडमी में हो तो आपको यह पूरा लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपको पता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने माइनस जगह पे प्लस लिखकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है कंजुगेट से, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर वाले केसेस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर हम इसे a बोले और इसे b बोले तो दिस इज ऑल्सो वॉट a एंड दिस इज b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो आपस में ओवरलैप कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रूट हट जाएगा बेसिकली, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट तो गायब होना ही है, एंड माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, और बेस में बचेगा मतलब डिनोमिनेटर में छोटी सी बात, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ चीज़ों को, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3x, ये प्लस का 9x, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 6x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ है प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 0, तो सिर्फ 6x आएगा इस न्यूमरेटर को सॉल्व करने के बाद। अब नीचे क्या क्या बचता भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ठीक है, इतना लिख लो। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, यहाँ लिखा है 6x एंड डिवाइडेड बाय ये पूरे नंबर का सम है। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, लेकिन ये रूट के रीजन के कारण कुछ लोग सोच रहे हो शायद पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हम लोग इसके डिग्री बता सकते हैं। कैसे, रूट के अंदर की डिग्री है 2, तो 2 डिग्री का अगर स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा, डिग्री के हिसाब से बोल रहा हूँ ध्यान रहे, तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि एक एक पेयर बनेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी डिग्री के अकॉर्डिंग नीचे का भी डिग्री 1 ही है और न्यूमरेटर का भी डिग्री बाई चांस 1 ही है, तो यानी कि दोनों की डिग्री बाई चांस सेम है। तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर से, यानी यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर तो 6 बचेगा सिर्फ क्योंकि x से हम डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी स्टार्ट होता है अच्छा खासा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x एंड प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x। आप चाहो तो अच्छे समझना तो लिखो 6/x, मैंने x से देखो ऊपर भी डिवाइड किया है नीचे भी डिवाइड किया है, नीचे डिवाइड करेंगे तो बीच में प्लस है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये x खत्म हो गया। अब बताओ, रूट है और रूट के बाहर x है, तो बताओ अगर x को अगर हम अंदर ले जाए, रूट के अंदर ले जाए, तो वास्तव में ये x स्क्वायर होकर जाएगा, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तभी तो x निकलेगा, तो इसलिए बाहर x था तो रूट के अंदर ले गया हूँ इसलिए स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके। सो नाउ स्टार्ट, 6 स्क्वायर रूट, इस एक्स स्क्वायर से दोनों में सेपरेट कर लो तो ये बचेगा 1 प्लस 9/x प्लस 5/x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर, ओके। यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके। सो नाउ स्टार्ट, 6 स्क्वायर रूट 1 प्लस
ये x इन्फाइनाइट टेंड कर रहा है, तो ये 1/x है, तो ये 0 टेंड करेगा, ये भी 0 टेंड करेगा, ये भी, तो सब बचेगा अगर मिलाकर 1 एंड प्लस 1। 6/1 का स्क्वायर रूट 1 + 1, 6/2 बोले तो 3। ठीक, अब क्योंकि 3 एक रियल नंबर है इसलिए ये हमारे लिमिट का फाइनल आंसर कहलाएगा। ओके, नोट कर लो। अब चलते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं। तीनों एग्जांपल एक अलग अलग फॉर्मेट का हो गया अपने आप में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है √x + √x - √x। सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको चेक करना है। ठीक, तो यहाँ से जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट आ जाएगा एंड माइनस दिस इज आल्सो इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। अब क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आया तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुका है, इसलिए हमें इसको कुछ ना कुछ मेथड लगाकर ट्राई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और डिपेंडिंग अपॉन फैक्टराइजेशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो पूरा रूट लगा हुआ है। तो रूट के केसेस में आपको हमेशा रेशनलाइजेशन ही किया जाता है। तो यहाँ पे मैं रूट वाला पोर्शन जो है वो न्यूमरेटर में सिर्फ लिखा है, तो मैं ये न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। दिस इज a एंड माइनस b, a प्लस का b, यानी कि a माइनस b, a प्लस b। फॉर्मूला हो जाए क्या भाई साहब? लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये है √x प्लस √x का होल स्क्वायर एंड माइनस का b स्क्वायर। एक्चुअली रूट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है ना, इसलिए मैंने लिख दिया पूरा, एंड √x प्लस √x एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक, इस रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो ये देखो बाहर वाला रूट हट जाएगा, जो बाहर दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर करने के बाद तो सिर्फ बचेगा x प्लस √x। इस √x का होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक, x खत्म, नो डाउट सही है, बिल्कुल सही है। अब न्यूमरेटर बचेगा सिर्फ और सिर्फ √x एंड डिनोमिनेटर बचेगा, काफ़ी अच्छा खासा नंबर है, x प्लस √x एंड प्लस √x। बच्चों अब यहाँ बताओ कि डिफ्रेंशिएशन डिग्री क्या है इन सब की? तो x का डिग्री यहाँ पे 1/2 है, x पावर 1/2 लिखा है, तो ऊपर की डिग्री 1/2 है। नीचे की डिग्री क्या है भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x पावर 1/2 और इस √x से बाहर निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो यानी कि यहाँ की जो दोनों डिग्री आ रहा है वो x पावर 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x पावर 1 है, 1 का अगर आधा डिवाइड कर लेंगे रूट के बाहर तो 1/2 आएगा, यानी कि इसकी भी डिग्री 1/2 है और इसकी डिग्री भी 1/2 है। यानी यहाँ पे अब हमें डिवाइड करना चाहिए किससे? डिवाइड बाई √x। ठीक है, अब यहाँ पे यार थोड़ा सा थिंकिंग पार्ट है और अच्छे से यहाँ पे सोचने वाली बात है, तभी आप आंसर अच्छे से निकाल पाओगे। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत भी होता है। जैसे √x से जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा √x डिवाइडेड बाई √x एंड होल डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये थोड़ा सा बेस्ट है थिंकिंग के मामले में। बस है इजी, बट लोग थोड़ा यहाँ पे डाउट होते हैं, पता नहीं क्यों। तो √x से √x कैंसिल, इस √x से √x कैंसिल, तो 1/, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब बताओ यहाँ पे ये रूट इस नंबर का लगा है जो अंदर x प्लस √x का पूरा का रूट है, और ये √x इसका है, तो देखो दोनों का स्क्वायर रूट सेम है। तो ये क्लास 7 की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे न्यूमेरिकल के, कि रूट सेम होते हैं तो उनको अलग अलग एक सिंगल रूट में लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें आप क्लास 7 में जानते होंगे। दोनों ही स्क्वायर रूट थे, इसलिए मैंने अंदर बटे डिवाइडेड में नीचे लिख दिया, और ये वाला पोर्शन हो गया 1। ठीक, इसको नोट करो, इसके बाद बताते हैं। अब हम लोग इसके आगे अगर बात करें तो ये जो नीचे x लिखा है उस न्यूमरेटर में सेपरेट कर लें दो पार्ट में, तो x बट x करेंगे तो 1 आएगा एंड √x बट x हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, √x से एक x कैंसिल करेंगे तो नीचे बचेगा √x, और उस √x को ले सकते हैं मैथमेटिकली x पावर 1/2। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस, अब बताओ x इनफाइनाइट है, पावर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और 1/∞ की वैल्यू होता है 0।
तो यहाँ देखो आंसर आ चुका है बड़े आसानी से। ठीक, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर 1/2 निकाले। काफ़ी बेटर भी है, ध्यान रहे। ये जो लास्ट के मैंने 2 एग्जाम्पल कराए, इसको रिलैक्स होके एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ट्राई करना, तो फिर देखना कहीं ना कहीं फंसोगे जरूर। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ क्यों यहाँ पे हमने यूज़ किया है इसलिए। ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कोई बस थ्योरी कह सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहे। क्या थ्योरी है, कैसे वर्क करेंगे, आइए देखते हैं। लिखा है कैलकुलेशन ऑफ लिमिट व्हेन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको x माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच वाला मिला कहीं भी, जैसे मैंने एग्जांपल रखा हुआ है यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे, तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऑप्शन बच्चों से गलत हो जाता है, पता नहीं क्यों। और इस कॉन्सेप्ट पे काफी समय पहले क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, तो अगर माइनस इनफाइनाइट हो x का अप्रोचिंग पार्ट, तो सबसे पहले मेथड फॉलो करेंगे, फिर जो होगा हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मेथड ये है, वी फर्स्ट सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस टी लेट कर लेंगे, या इन अदर वर्ड्स यही लेट करना सही रहेगा। x इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, माइनस का t। अब बताओ एज x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, देन बताओ t का लिमिट क्या हो जाएगा। अगर x माइनस इनफाइनाइट टेंड कर रहा है तो माइनस माइनस खत्म, तो t टेंड करेगा प्लस की इनफाइनाइट को। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑल द क्वेश्चन इन न्यू वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ टी। ये आपका लास्ट स्टेप्स होगा। फिर मेथड क्या है, वी फर्स्ट लेट x इक्वल टू माइनस टी, फिर क्वेश्चन में x माइनस इनफाइनाइट को दिया जाएगा, जैसे दिया है यहाँ पे। तो अगर x माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, और ये प्रोसेस करने के बाद चेंज होल द क्वेश्चंस, दिस इज द क्वेश्चन राइट, इन न्यू वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t। फिर देखते हैं क्या होता है, बताओ। मेथड क्या है, लेट करेंगे सबसे पहले, क्या लेट करें, x इज इक्वल टू वॉट, माइनस टी। तो एज x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो देन t टेंड्स टू वॉट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो लिमिट तो चेंज हो गया, किधर भाई, t टेंड्स टू इनफाइनाइट की तरफ लिमिट तो चेंज हो चुका है। ठीक है, t टेंड्स टू इनफाइनाइट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सारे क्वेश्चंस को आप चेंज भी करो किसके वेरिएबल में, नए वेरिएबल t की टर्म में, यानी कि जहां जहां x है वहां आपको माइनस का t रखना है। यह जाएगा माइनस का 7t प्लस का 2 डिवाइड बाई 5t स्क्वायर एंड माइनस का 3। ठीक, अब आप चाहो तो लिमिट को चेक कर सकते हो कौन सा फॉर्म बन रहा है। ठीक, लिमिट को चेक हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, कैसे, यहाँ रखेंगे माइनस इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, यहाँ रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करें ये कौन सा फॉर्म है, तो ये अभी भी माइनस इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म ही है। ये बोले या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बोले, सब एक ही बात होता है। ठीक है, अब बताओ ऊपर की डिग्री क्या है 1, नीचे की डिग्री क्या है, अंदर तो 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट का जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि 1। टी यहाँ पे डिग्री भाई साहब 2 है अंदर, लेकिन बाहर लगा स्क्वायर रूट। ठीक है, बाहर क्या लगा है, स्क्वायर रूट, तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ गया 1, यानी कि इसकी भी डिग्री क्या फाइनली 1 है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं किस बात से, डिवाइडेड बाई टी। तो जब t से जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, t से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -7 एंड 2 अपॉन t अंडर रूट 5 माइनस 3t स्क्वायर। कोई बच्चे सोच रहे हैं इतना जल्दी कैसे लिख दिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। t से डिवाइड करोगे तो यहाँ -7 आएगा, यहाँ 2 अपॉन t, इसके नीचे t आएगा। ओके, लेकिन जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, और वो टी स्क्वायर जब सेपरेट करेंगे इन दोनों पार्ट में तो यहाँ पे टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचता है
-7/√5। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि -7/√5 ये एक रियल नंबर होता है, दैट्स वाई दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को अच्छे से फिनिश किया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।